जी हाँ, बढ़ता अपराध सिस्टम परास्त। हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि एनसीआरबी ने देश में 2023 में हुए तमाम अपराधों के मामले में एक रिपोर्ट जारी की है। आंकड़ों को देखें तो बहुत सारी बातें हैरान करती हैं। 1981 से 2023 तक हुए तमाम अपराधों का तुलनात्मक आंकड़ा पेश किया गया है। इसमें पता लगता है कि 2020 को छोड़ दें तो देश में 2023 में अपराध की सबसे अधिक रिकॉर्ड घटनाएं दर्ज हुई हैं। 2020 जो कि एक कोरोना का काल था, वहां पर सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई थी। इसमें साइबर क्राइम हो, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा किडनैपिंग, एक्सीडेंट्स, हिट एंड रन के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक हत्या के मामले में जरूर कमी आई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जरा आंकड़ों के जरिए समझिए। तो जो बात सबसे पहले है वो ये है कि 2023 में 62,000, 41,000, 6,24,000 से ज्यादा जो हैं वो केस दर्ज किए गए। 62 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 2022 के मुकाबले ये 7.25% ज्यादा है। साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। 2022 की तुलना में 31% अधिक साइबर क्राइम सालाना आधार पर दर्ज किए गए हैं। अपहरण के मामलों में 5% से अधिक का उछाल देखा गया है। बच्चों पर अपराध के मामलों में 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हत्या के केस में कमी आई है, लगभग 3% कम घटनाएं नजर आई हैं। वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन पर जो अपराध हैं उनमें भी 2% की कमी नजर आई है। भ्रष्टाचार के मामले भी 2% तक कम हुए हैं, यानी भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं डर आया है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल उठता है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना अपग्रेडेशन होने के बावजूद इस तरह की स्थितियां क्यों हैं। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम पैनल में चर्चा करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है विक्रम सिंह सर को अपने साथ चर्चा में शामिल करते हुए। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश से अक्सर हमारे साथ विश्लेषण में शामिल होते हैं। विक्रम सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और उत्तर प्रदेश की हालत थोड़ी सी ठीक है इस रिपोर्ट में, तो वो तसल्ली की बात है। एक तसल्ली की बात यह है कि हत्या और भ्रष्टाचार के मामलों में भी कमी आई है। लेकिन सवाल उठता है कि अपराध का साल दर साल ग्राफ बढ़ना, तमाम केसेस का बढ़ना, वो भी तब जब आज टेक्नोलॉजी इतने बड़े स्तर पर जा चुकी है, सर्विलांस इतने बड़े स्तर पर जा चुका है, क्या सबसे मूल वजह है? देखिए, मैं 3 बातों से नमस्कार आपको और आपके चैनल को आभार कि आपने मौका दिया इस महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर विचार-विमर्श करने का। सबसे पहले हम ये समझ लें कि स्टैटिस्टिक्स पे ये कहा जाता है, पुलिस रेगुलेशन में भी है कि अनड्यू रिलायंस ऑन स्टैटिस्टिक्स इज नॉट वेरी एप्रोप्रिएट। हम उसको देख करके अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं और किस तरीके की पुलिसिंग हम चाहते हैं, नाइट, डे और क्या सेंसिटिव स्पॉट्स है। यहां तक बहुत ही अच्छा है। कुछ क्राइम घटे, कुछ क्राइम बढ़े, जो कि जनरल ट्रेंड के ऊपर है। लेकिन आपने जो कहा कि साइबर क्राइम 30% बढ़ा है, और ये सही है कि मर्डर जो कि कभी छुपाया नहीं जा सकता है, मर्डर के अपराधों में भी गिरावट आई है। लेकिन इसके ऊपर बहुत आश्वस्त होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस आ गया, रडार टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया, फिर भी अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? इसके बारे में क्रिमिनोलॉजिस्ट का ये कहना है, जनसंख्या बढ़ रही है, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। एक फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स आगे आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि जो पहले एक स्थिति थी कि लड़का एमबीए है, लड़का एक ग्रेजुएट है, लड़का बीटेक है, और ये सोचा जाता था कि शायद उससे ये उम्मीद नहीं कर सकती है। लेकिन अगर एनसीआर में आप अगर देखें और महानगरों में देखें तो चेन स्नैचिंग, एक चेन की गोल्ड चेन की कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक आ चुकी है। कहते कि हम काम धंधा क्यों करें, महीने में 2 चेन हम स्नैच कर लें, हमारा काम पूरा हो गया। और दुर्भाग्य से जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल, जो नया आयाम सामने आया है, जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स का है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो चीज है। और दिल्ली पुलिस ने तो यहां तक कहा कि इनका फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आपराधिक केस नहीं है, और फर्स्ट टाइम क्रिमिनल सिर्फ यही चेन स्नैचिंग तक नहीं है, जो आपकी हाई एंड कार्स हैं उनके लॉकिंग सिस्टम को क्रैक करके उनकी चोरी करना, उनको कैनिबलाइज करना। और तीसरी चीज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपके तमाम ऐसे फेक मतलब रोग एप्स बन गए हैं कि रेव पार्टीज, जहां पर सब्सटेंस अब्यूज को एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से होता है, और खासकर एनसीआर और दिल्ली में आपने सुना होगा रेव पार्टीज। तो युवाओं को भटकाना क्राइम स्टैटिस्टिक्स में, ये मैंने आपको योगदान दिए। सोशल मीडिया, युवाओं का, फर्स्ट टाइमर्स का, क्विक मनी का,
और ये एक भावना जो है जुडिशियल सिस्टम में, आपने सारे संसाधन तो दे दिए, लेकिन संसाधन का जो एंड प्रोडक्ट है, अगर वहीं पर एक खोट आ जाए, जैसे कि जुडिशियल सिस्टम में है। कहा यह जाता है कि अगर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज द बिगेस्ट डिटरेंट, अगर दंडात्मक कार्रवाई भली भांति समय से हो जाए तो सबसे बड़ा डिटरेंट वो होगा। और दिखाई क्या पड़ रहा है, हत्या भी अगर कर लें और लोग कहते हैं कि अगर जेब में आपके 10 लाख रुपए हो तो आपको कोई सजा दिलाने वाला नहीं है। तारीख पे तारीख, वकीलों को खरीदना, गवाहों को हॉस्टाइल करा देना, और इसके अलावा ये तमाम चीजें आ गई हैं। अब आप जो अभी इस वक्त दिखा रहे हैं कि साइबर क्राइम, न हींग लगे न फिटकरी, आप 2 मोबाइल फोन और 3-4 सिम कार्ड लीजिए, सेक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स करते रहिए। और जिसको कि एक किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था नूह में साइबर क्रिमिनल्स का, उनका कितना कमा लेते हो? उनका हम करीब महीने के 4 लाख, 4 लाख कोई मामूली वो चीज नहीं है। टर्नओवर करना धरना कुछ नहीं है। घर बैठे आप लोगों को टारगेट करें, जैसे मछली का कांटा आप लगा लेते हैं, तो आपने 6 मछली के कांटे लगाए, दिन भर बैठे, और आपको शाम तक अगर 20-25 हजार रुपए मिल जाते हैं तो डीजीपी की तनख्वाह से ज्यादा की कमाई तो वैसे ही हो रही है। अब इसके डिटरेंस, दुर्भाग्य से आपने सही कहा कि साइबर क्राइम अगर बढ़ा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या हमारी तैयारी पर्याप्त है? तैयारी पूरी तरीके से मैं कहूंगा पर्याप्त नहीं है। इन अ स्केल ऑफ 1:10 हमें होना चाहिए था 8 आउट ऑफ 10। आज हम बहुत ही खींच करके बहुत लिबरली मार्किंग करें तो हमारा स्टेटस 4 आउट ऑफ 10 से ऊपर नहीं जाएगा। हमारे इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, साइबर फॉरेंसिक्स को लेकर के, उसके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटीज हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में, शायद हमें बड़ी लंबी यात्रा करनी है। एक शुरुआत हुई है, लेकिन जो अपराध का प्रकार, अपराध के आयाम और अपराध करने वाले, आप अगर यहीं आ जाए, जैसे एक मिसाल आप ले लीजिए, क्या हमने कभी सोचा था कि छांगुर ऐसा कोई कांड मानव तस्करी का, धर्म परिवर्तन का और जबरन धन वसूलने का संभव था, वो भी बलरामपुर ऐसे जिले में? लेकिन वो हुआ। वो एक बदनुमा धब्बा है। अब साइबर क्राइम आ जाइए। साइबर क्राइम 2010 में नगण्य था। 200 साल की डकैती में जितना पैसा डकैतों ने लूटा होगा, माधव सिंह, मोहर सिंह, बलखान सिंह, माधो सिंह, नेक्से, परशुराम, वो रहा होगा करीब 200 करोड़। और यहां पर एक साइबर क्राइम जब होता है, एक एक केस में 20-20 करोड़ हो जाता है। आज की तारीख में ये बताते हैं कि 80,000 करोड़ केवल एक वर्ष का टर्नओवर साइबर क्राइम में है। ये भयावह स्थिति है। ये भयावह स्थिति है। तो आपको देखना होगा फर्स्ट टाइम एंट्रेंस, साइबर क्राइम, ट्रांसनेशनल क्राइम। ट्रांसनेशनल क्राइम में आपका साइबर क्राइम, जिसमें सेक्सटॉर्शन भी आता है, साइबर बुलिंग भी आती है, साइबर स्टॉकिंग भी आती है और डिजिटल अरेस्ट भी आती है। तो कैम्बोडिया वगैरह ये जहां पर कुछ भारतीयों को ले जाकर के उनको गुलाम की तरह ट्रीट करके और उनको सीबीआई, ईडी और जज बना करके हमारे यहाँ इस तरीके का एक तरीके से शोषण हुआ है, उसके बारे में कार्रवाई करने की जरूरत है। एक तरीके से हमारी पुलिसिंग को रिबूट करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज दोबारा फिक्स करनी होंगी। क्योंकि मैं किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि सर डकैती खत्म हो गई, करीब करीब रॉबरीज खत्म हो गई, थर्फ्ट खत्म, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा भयावह क्राइम, मैंने आपसे बताया कि एक चेन स्नैचिंग ट्रांसलेट्स इनटू 1 लाख रुपीस। इसी तरीके से एक कार अगर फॉर्च्यूनर चुरा ली, इट ट्रांसलेट्स इनटू मिनिमम 20 लाख रुपीस। तो जब इतनी आसानी से हम ये कर सकते हैं, तो जाहिर है कि हमें पुलिसिंग को रिबूट करना होगा। कार में आरएफआईडी के साथ साथ हमें वो चिप्स लगानी होंगी कि मूवमेंट पूरी तरह से ट्रेस हो। गोल्ड चेन स्नैचर्स के बारे में सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ाना होगा। पुलिसिंग के बारे में भी हमें ये देखना होगा कि जो हमारे ये संतोष का विषय है कि अब हमारे अधिकारी कई बीटेक हैं, कई एमटेक हैं, एलएलबीज हैं, तो उनका प्रशिक्षण, इससे की जो न्यू एज क्राइम है, तो न्यू एज पुलिसिंग, व्हाट वर्कड यस्टरडे विल नॉट वर्क, कल तक जो प्रासंगिक था अब वो प्रासंगिक नहीं है। अहम और वो ये अग्रेसिव सुधारों की आवश्यकता है और इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं खुद को अपग्रेड करना होगा। जिस तरह से दुनिया बदल रही है उसमें अपराध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। मैं बता दूं, जाने माने क्रिमिनल लॉयर संजय शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, 1981 के बाद अगर 2023 में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, उनके निस्तारण और बाकी चीजों में हीला हवाली हो रही है, तो इसे यही कहा जाएगा कि तरक्की के बावजूद ये तो सिस्टम की नाकामी है।
सर, सिस्टम की नाकामी आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कहीं न कहीं हमारा सिस्टम इसके ऊपर रोक लगाने में नाकाम हो रहा है। उसको नाकामी इसलिए हो रही है सर, क्योंकि आप देखेंगे 2020 में 2021 के बाद पीसीआर बंद कर दी थी पुलिस ने। उसके बाद 2023 में पीसीआर दोबारा शुरू करी। पीसीआर की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग अगर सड़कों पे होगी, तभी तो क्राइम रुकेगा। अगर क्रिमिनल पुलिस को देख ही नहीं पाएगा सड़कों के ऊपर, तो क्राइम कैसे रुकेगा? हम डाटा को अगर छुपाएँगे और एक्चुअल डाटा लोगों के सामने नहीं लाएँगे। अब जनरली क्या होता है सर, पुलिस थानों के अंदर क्राइम को रजिस्टर होने से रोका जाता है। वो सबसे बड़ी नाकामी है। हमारे को एक सिस्टम बनाना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस को तुरंत रजिस्टर करना चाहिए, उस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम उस कार्रवाई से बचेंगे और अपने आप को कहीं न कहीं उस कार्रवाई से रोकेंगे करने से, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए सर, कि डेटा ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर ना हो। सर, एफआईआर को छुपाना क्राइम नहीं रोक सकता। एफआईआर पे तुरंत कार्रवाई ही, मुलजिम को तुरंत पकड़कर ही, कोई किसी न किसी तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होएगी, तो कहीं न कहीं मुलजिम को ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही, तो मैं फ्री हूँ कोई भी क्राइम करने के लिए। ये मैसेज सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए। जब तक एक स्ट्रैटेजिकली कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, तब तक ये क्राइम बढ़ता चला जाएगा और इस क्राइम पे हम रोक नहीं लगा सकते। पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पेट्रोलिंग के बाद सर मुस्तैदी से पुलिस को केस को रजिस्टर करना चाहिए। आप देखें सर, कितने क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते। डिस्पाइट सर कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीनियर सिटीजन, छेड़छाड़, चोरी, डकैती, सर ये कहीं आप अगर एक्चुअली थानों के अंदर जाके ये पता करेंगे कि एफआईआर की कॉल्स कितनी हुई, कॉग्निजेबल ऑफेंस की 100 नंबर की कॉल्स कितनी है, तो आपको एक्चुअल डाटा पता चलेगा सर कि एक्चुअल डाटा है क्या। ये तो सर वो डेटा है जो मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। कई एफआईआर तो ऐसी हैं जो केस रजिस्टर ही नहीं हो पाए। बिल्कुल अहम बात आपने कही। विक्रम सर, मैं एक समझना चाहता हूं, अक्सर ये देखा गया है कि जो केस दर्ज कराने वाली स्थिति होती है उसमें पीड़ित भी कई बार पीछे रह जाते हैं। वो उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह से डिस्गाइज कर दिया जाता है कि भाई मुकदमे में मत फंसो, देख लो, हम देख लेते हैं बाकी चीजें। दूसरा ये है कि खास तौर पे पूरे पुलिसिया सिस्टम में ये देखा गया है कि एक पुलिस के ऊपर भी प्रेशर होता है और कई मामलों में कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन आ जाती है। मतलब ये साल दर साल में स्थितियां बदली नहीं है। इसकी बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? क्या मतलब, क्या इसी तरह हम हर चीज में आगे चले जाएं और उसके बावजूद हम आज भी पुलिसिया दबाव, किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज, घूसखोरी, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं? आप देश के वरिष्ठ न्यूज एंकर हैं और संजय जी प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, मैं पूर्व पुलिस महानिदेशक हूं। आप जरा कोशिश कर लीजिए, जाके एफआईआर लिखा के दिखा दीजिए। माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान होगा, एफआईआर लिखाना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये पुलिसिंग के डीएनए में है मिनिमाइजेशन, क्योंकि मिनिमाइजेशन से काम कम करना पड़ेगा। सौदेबाजी पूरी होगी, डॉक्यूमेंट होगा नहीं, काम नहीं होगा, और हम स्ट्रेटेजी से हमने अपराध पूरी तरह से नियंत्रण में किया। दुर्भाग्य से मिनिमाइजेशन की रोक के लिए बीएनएस ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, जो कि भारतीय न्याय संहिता है, जो इंडियन पिनल कोड के बाद आया है। जीरो एफआईआर का भी प्राविधान किया गया है और उसमें तमाम दर्ज करने के बारे में इंक्वायरी तक की व्यवस्था की गई है। लेकिन अंततोगत्वा हम चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मिनिमाइजेशन आज भी एक विकराल समस्या है और इसका समाधान देश के नेतृत्व को और पुलिस लीडरशिप को करना ही पड़ेगा। और इसके ऊपर जो उसके दुष्परिणाम है वो आपके सामने है। लेकिन क्राइम रजिस्टर न हो, चलिए 156(3) पुराने सीआरपीसी से आपने लिखा भी लिया, कहीं आपने किसी संपर्क सूत्र एफआईआर लिखा भी लिया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन दूसरा प्रॉब्लम तब शुरू होता है कि साहब इसमें तो आप कोर्ट पे फंसेंगे, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है। अंततोगत्वा ये होता है, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इन इटसेल्फ ऑफन रिजल्ट्स इनटू बिकमिंग एक्सटॉर्शनरी टैक्टिक्स। चलिए चार्जशीट हो गया। अब चार्जशीट अगर हो गया तो शर्मा जी आपको बताएंगे, आज एक केस चार्जशीट होता, उसका नंबर आएगा 25 साल बाद। तो 25 साल किसने देखे हैं साहब? जो चीज अगर हम साल 2 साल 5 साल में ना कर पाए, तो 25 साल का तो धीरज और सामर्थ्य किसके पास है? करोड़ों केसेस की पेंडेंसी है। तो अगर एक प्रॉब्लम को हम देखें, रजिस्ट्रेशन से शुरू करके इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और ट्रायल स्टेज तक हम ले जाते हैं, तो हम पूरी चीजों को कर ले। अगर और देशों ने किया, अब तो हमने देखा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी आ गए हैं। राजस्थान ने करके दिखाया कि एक गैंग रेप के केस में
15 दिन में सजा अभी तक करा ली। भाई अगर एक केस में राजस्थान कर सकता है तो बाकी सभी केसेस में कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। एआई का जमाना है, एआई का इस्तेमाल करें, एआई सारे तथ्यों का समावेश कर लेगा, उसके बाद दोनों विद्वान अधिवक्ता बहस करें, ट्रायल कोर्ट करें। लेकिन ये निर्णय हम आप नहीं करेंगे, ये निर्णय होगा सबसे ऊंचे स्तर पे। दिखाई ये पड़ रहा है कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि एक्सपेडिशियस ट्रायल हो, एक्सपेडिशियस इन्वेस्टिगेशन हो। हालांकि ये एक अच्छी पहल गृह मंत्री जी ने बताई है कि अब जो व्यवस्था आ रही है कि प्रथम सूचना से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की अपील तक का एक समय निर्धारित कर दिया गया है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम सब बहुत प्रसन्न होंगे। सवाल लेकिन है जो कि किसी भी हियरिंग से लेकर पूरे प्रोसेस का अगर समय सीमा और जवाबदेही तय हो जाए, एक अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए, इस देश में सबसे बड़ी जो समस्या वही है कि हर चीज की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय करने में ही लंबा वक्त लग जाता है। मुझे यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार अभी तक हमने समस्याओं की बात की, समाधान की ओर फोकस करेंगे। एक व्यक्ति के तौर पर अगर आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो रही है तो फिर आप क्या क्या आपके पास अधिकार हैं और मौजूदा व्यवस्था में किसी भी तरह से बिना परेशान हुए क्या आप आगे बढ़ सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है। एक ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार चर्चा बढ़ रही है कि आखिर क्यों देश में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी जागरूकता के बावजूद। स्नेहिल ढाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जाने माने क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। स्नेहिल, हमें बताइए कि महिलाओं और बच्चों पे जो अपराध की संख्या बढ़ रही है, मतलब मैं तो ये मान के चल रहा था कि समाज जो है वो और ज्यादा बेहतर जब होता है, और ज्यादा शिक्षित होता है, और ज्यादा उसमें चीजों को देखने पढ़ने की क्षमताएं बेहतर होती हैं, तो इस तरह के क्राइम तो कम होने चाहिए थे। आखिर ऐसा क्या समाज में गलत हो रहा है, ऐसी क्या चीज हो रही है जो इस तरह के अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्राइम क्या है ना कि कभी खत्म हुआ नहीं है, ना कभी खत्म होने वाला है। इस समय क्या हुआ है कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जितने लोकेशंस है रजिस्टर करने के लिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्राइम बढ़ रहा है। इस समय आप अलग-अलग लोकेशन से आप एक क्राइम रजिस्टर कर सकते हैं। ईमेल से कर रहे हैं या वेबसाइट से कर रहे हैं, फिजिकली जाके कर रहे हैं। अलग-अलग प्रोसीजर से अब कोर्ट के थ्रू हो रहे हैं। तो हर तरीके से सब लोग अपने क्राइम को रजिस्टर कर रहे हैं। और इन द रिसेंट टाइम्स जो एक पार्टी इन पर्सन का जो एक लिबर्टी जो दी गई है कानून में, वो भी बहुत सारे सिविलियंस ने अपने खुद से ही आर्ग्यू करना और खुद से ही रिपोर्टिंग करना है का एक नया एक बीड़ा उठा के रखा हुआ है। तो इट इज मोर अबाउट कि जो क्राइम्स पहले हो रहे थे वो अब हर विक्टिम खुद रजिस्टर करने के मोड में जा चुका है और वो इंटेंशनली उसको अच्छे से मेक श्योर करता है कि अगर लॉयर या पुलिस या कोर्ट या बाकी जो भी जस्टिस देने के जो मशीनरीज है वो नहीं काम कर पाते तो वो खुद उसको रिपोर्टिंग करने के हिसाब से वो शुरू हो जाते हैं। कहीं आपने देखा होगा कि कई सारे कंप्लेंट्स तो आप ट्विटर या एक्स के माध्यम से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले शायद नहीं हुआ करती थी, अब उसके प्रिविलेजेस बढ़ा। रिपोर्टिंग बेहतर हुई है और वो आंकड़ों में दिखती है, लेकिन आंकड़ों के अलावा सबसे बड़ा वही सवाल है कि आखिर क्या हमारे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। विक्रम सर, चलिए मैं बाकी अपराधों को तो चलो एक कह सकता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम किडनैपिंग या हिट एंड रन केस में भी लगातार इजाफा देख रहे हैं इतने सर्विलांस के बावजूद, तो क्या हमारे पास, मतलब आपके पास तो अच्छा खासा तजुर्बा है, क्या हमारे पास ऐसे किसी देश का मॉडल नहीं है कि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जाए?
जी, हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मॉडल है, यूरोपियन कंट्रीज का मॉडल है कि गोल्डन आवर्स की पवित्रता का ध्यान रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी कोई एक्सीडेंट के बारे में सूचना देगा, घायल को ले आएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटल इसके ऊपर तर्क-कुतर्क न करके पहले इलाज देंगे। लेकिन जो भय और सशंकित हमारी जनता है, उसको पूरी तरीके से मैं समझता हूँ आश्वस्त नहीं है कि उनका उत्पीड़न ये करने के बाद नहीं होगा। और ग्राउंड रियलिटी भी दुर्भाग्य से यही है कि उत्पीड़न होता है, जो अस्पताल ले जाता है उसका भी और जो एफआईआर कराता है उसका भी। उसको खैर काफ़ी हद तक कम भी हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन यात्रा लंबी है, उसको दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम समझते हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो बीएमडब्ल्यू केस है, सलमान खान केस है, ये तमाम केसेस में अगर बरी होते हम देख रहे हैं, तो सब आदमी समझते हैं कि अगर वो बरी हो सकते हैं, तो हम भी बरी हो सकते हैं। तो समझाने वाले जैसे समझाने वाले होते हैं, वैसे बुद्धि बन जाती है और एक्सीडेंट के बाद एकदम से डराने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, समझाने वालों की संख्या नगण्य है। आप ऐसे कुछ शरीफ लोग हैं, जो कि संस्कारी लोग हैं, जिन्होंने बताया कि ये औचित्यपूर्ण है, मगर दुर्भाग्य से दूसरी ओर ये कहते हैं कि आप अगर इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार हों, तो अपने ड्राइवर के ऊपर लाद दीजिए, गाड़ी छोड़ के भाग जाइए, बीमार को मत ले जाइए। तो अंततोगत्वा जो भयावह स्थिति आई है ये उसके प्रैक्टिसेस बड़े लंबे समय से चल रही हैं। संजय, बहुत संक्षेप में आंसर चाहूंगा। एक बहुत बड़े साहित्यकार ने कहा था कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, वो सारा उसका जो शिकंजा है वो सिर्फ कमजोरों के लिए है। मतलब अगर हम इस दौर में भी इसी तरह की स्थिति देख रहे हैं कि लोग रिपोर्ट लिखाने से बच रहे हैं, लोग रिपोर्ट लिखा भी दे रहे हैं तो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जा रही हैं, मतलब हम तो मतलब पक्षियों से भी ज्यादा विवश हैं। ये सिस्टम का फेलियर है। आप जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आदमी अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन जाता है, तो उस शिकायत के लिए शिकायतकर्ता को ही इतना परेशान किया जाता है, इतना हैरेस किया जाता है कि वो अपनी कंप्लेंट ही वापस ले लेता है। जब कानून में साफ-साफ लिखा है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें मुकदमा पुलिस को दर्ज करना ही पड़ेगा, उस केसेस के अंदर भी पुलिस कॉम्प्रोमाइज करवा रही है, जिसकी कानून ही उनको पावर नहीं देता, उसके बावजूद पुलिस उनको कॉम्प्रोमाइज करा रही है। अगर इस सिस्टम में थोड़ा-सा अपने चीज़ों को बदला जाए, कंप्लेनेंट को सुना जाए, उसको हरास ना किया जाए, उसकी शिकायत दर्ज कहीं ना कहीं केस टू केस एक सेंसिटिविटी भी डेवलप करने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से इस पूरी साइकोलॉजी में जो साल दर साल इतने दशकों से जो एक प्रैक्टिस बन गई है, खास तौर पे कई इलाकों में, वो पूरी तरह से बदलनी होगी। मेरे पास समय एकदम कम है, संक्षेप में बताइए स्नेहिल क्या कहना चाह रहे थे आप? जैसे दोनों बाकी जो हमारे कलीग्स बैठे हैं उन्होंने बताया कि एफआईआर करना या कंप्लेंट को प्रोसेस करना कितना ज्यादा मुश्किल है, तो आप उसी में ही आप समझ सकते हैं कि ये तो क्राइम की रिकॉर्ड है, जबकि रिपोर्ट करना इतना मुश्किल है। तो अगर उसको रिपोर्ट करने को एकदम तो और ज्यादा आराम से एक कंप्लेनेंट जो है, एक विक्टिम है, शायद हमें इस मामले में भी बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। वक्त की दरकार यही है कि पूरे सिस्टम को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए, थोड़ा सा और ह्यूमन बनाया जाए। वही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें तो अपना काम सही तरीके से करेंगी ही। शुक्रिया करूंगा विक्रम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहिल आपका, इसके साथ ही संजय जी आप भी जुड़े, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में तमाम आपके इंसाइट्स का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा भी फर्क हर बेहतर दिन के साथ आगे हो पाए तो शायद इस समाज में और सुधार हो पाएगा। उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम चर्चा कर रहे हो तो ये बात करें कि क्राइम के रिकॉर्ड घटे हैं ना कि बढ़े हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।